हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले क्रूज चैनल पर। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के मध्य कक्षा 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर। इस पाठ का नाम है मित्रता और जो इसके लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी ये पाठ प्यारे बच्चे आपके गद्य खंड का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और ये पाठ हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। इसके जो गद्यांश हैं, कोई ऐसा मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें मित्रता पाठ के गद्यांश ना आते हों। तो आप सभी के निवेदन पर, आप सभी के विनती पर आज हम गद्य के पहले पाठ मित्रता को लेकर उपस्थित हैं। आज हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और इसके जितने भी गद्यांश हैं उन सभी गद्यांश को हम क्रमवार तरीके से हल करेंगे। सभी पद्यांशों के व्याख्या को सीखेंगे, उसके बाद पद्यांशों के प्रश्न को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। और अगर आपने चैनल प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 की जितनी भी वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो जाकर के देख लें। अगर आप देख ले रहे हैं तो आप अपना फायदा करेंगे और आप टॉपर बनने से बिल्कुल एक सीढ़ी आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार पाठ को जिसका नाम है मित्रता और इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो प्यारे बच्चे, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी के पेपर में दो गद्यांश आते हैं और दोनों में से कोई एक गद्यांश हमको करना होता है। तो इस पाठ का कोई ना कोई गद्यांश आपके पेपर में अवश्य आएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं गद्यांश नंबर 1। सबसे पहले समझ लीजिए कि गद्यांश में आपको करना क्या होता है। तो इसी तरीके से आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, इसको आपको ठीक तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चे और पढ़कर नीचे के दिए प्रश्नों को आपको हल करना है। टोटल 3 प्रश्न आपके रहेंगे 2-2 नंबर के, 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर, यानी एक जो गद्यांश आपका रहेगा वो 6 नंबर का आएगा प्यारे बच्चे। तो गद्यांश का जो संदर्भ होता है आप देखिएगा, अगर किसी गद्यांश में मित्र की बात आ जाए, मित्र शब्द अगर कहीं दिखाई दे, है ना, कहीं वैद की बात हो, किसी पद्यांश में वैद की बात आए, किसी पद्यांश में राम लक्ष्मण की बात आ जाए, राम लक्ष्मण की बात आ जाए, किसी पद्यांश में लाभ हान की बात आ जाए। खासकर एक कोड वर्ड आप याद रखिएगा कि अगर मित्र की बात आ रही है, कहीं मित्र शब्द है तो वो कौन सा पाठ है, वो मित्रता है और उसको लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप इस कोड वर्ड को याद रखिएगा कि मित्र शब्द जरूर आएगा, यानी जहां व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही होगी उस गद्यांश में आप देखेंगे कि वो मित्रता से है। तो इसका जो पहला गद्यांश है, सबसे पहले हम इसकी पूरे जितने भी शब्द दिए हुए हैं सबकी सरल व्याख्या देखेंगे और उसके बाद नीचे के प्रश्नों को हल करेंगे प्यारे बच्चे। तो पद्यांश के तुलना में गद्यांश बहुत सरल होता है, इसमें आपको सारे शब्द नहीं बदलने पड़ते हैं, बस कुछ शब्द आपको बदल देने पड़ते हैं। तो उन्हीं को हम ध्यान रखेंगे और व्याख्या बिल्कुल सरल अपनी भाषा में, हम किताबी भाषा में नहीं सीखेंगे, हम अपनी भाषा में सीखेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगा और व्याख्या लिखना भी बताऊंगा। तो कॉपी और पेन लेके सभी प्यारे बच्चे बैठ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, जितनी चीजें मैं जब बताऊं लिखने के लिए उसको आप लिखते चलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इस गद्यांश को हम ठीक तरीके से पढ़ते हैं और एक एक लाइन में पढ़ता भी चलूंगा, आपको समझाता भी चलूंगा। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें और सुने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसको जिसको कर लीजिएगा यहाँ, जिसको जिस रूप का चाहे उस रूप का
करे। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए, कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति, अब मिट्टी की मूर्ति क्या होती है भाई, उसको चाहे कोई कैसा भी रूप दे दे, निर्जीव होती है, बेजान होती है। तो हम लोग निर्जीव नहीं होते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं। तो इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, अर्थात अज्ञानी होते हैं। जो जिसे जिस रूप का चाहे, जिस प्रकार मिट्टी को कुम्हार मूर्ति को कोई भी रूप दे दे, उसी प्रकार हम जब समाज में जाते हैं, संसार की वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तो जो भी हमें मिलेगा, अगर दुष्ट मिल जाएगा तो हमें नीच बना देगा, अगर हमें कोई सज्जन मिल गया तो हमें ज्ञानी महात्मा बना देगा। तो जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बना दे। अगर हमें दुष्ट मिल गया तो हमें राक्षस के भांत नीच बना देगा, अगर हमें कोई सज्जन मिल गया तो हमें देवता के भांत ज्ञानी बना देगा। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई, थोड़ा समझ लीजिए। इसमें लेखक ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल मूर्ति के समान अज्ञानी होते हैं और हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। हमारी संगत इस पर निर्भर करती है। अगर हमारी संगत जो है किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हो जाती है तो हमें देवता के भांति ज्ञानी बना देता है। अगर हमारी संगत किसी तुच्छ नीच व्यक्ति के साथ हो जाती है तो वो हमें राक्षस के भांति नीच बना देता है। तो इसलिए संगत का ध्यान, यानी जो मित्रता है उसको बहुत ध्यान में रखकर करना चाहिए। संगत को बहुत ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। बुरा मतलब व्यर्थ है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प, अब ये सब याद रखिएगा, दृढ़ संकल्प का मतलब होता है प्रबल इच्छा शक्ति। यानी अगर उन्होंने रात को दिन कह दिया है तो आपको मनवा ही लेंगे। अगर उन्होंने कह दिया है कि गाय को बैल है तो आपको मानना ही पड़ेगा, 50 तर्क देंगे। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपसे दोषी तोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों का अगर आप साथ कर रहे हैं तो आपका अधिकार छीन हो जाएगा। इसीलिए लेखक ने कहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो प्रबल इच्छा शक्ति वाले हैं, जो अपनी ही बात को आगे रखते हैं। क्योंकि क्योंकि आगे कहते हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ेगी। हम उनकी कोई भी बात पर आपत्ति नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अगर वो कह देंगे भाई गाय को बैल है तो आपको मानना ही पड़ेगा बैल है। तो ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। कहते हैं कि भाई जो अपनी बात मनवा लेते हैं वो तो बुरे हैं, लेकिन जो हमारी बात मान लेते हैं, जो हमारी चापलूसी करते हैं, जो हमारे पाप को भी पुण्य बताते हैं, उनका साथ करना हमारे लिए और बुरा है। क्योंकि ऐसी दशा, दशा मतलब परिस्थिति में, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं रहता। भाई हम जितना भी गलत करें, सामने वाला हमारी गलती थोड़ी बताएगा, वो तो हमारी गलतियों को छिपाएगा और बताएगा कि सब ठीक है, सब चंगा है, सब चंगा है ना, सब अच्छा है, हमारी गलती बताएगा नहीं। तो जब कोई गलती बताने वाला हमें नहीं होगा तो हम गलतियां करते जाएंगे, धीरे 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 गलती में लिप्त होते जाएंगे और हमारा आचरण क्षीण हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का साथ करना तो बुरा है कि जो हम जिनकी बात हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात मान लेते हैं। और आजकल देखिए समाज में चापलूसी का दौर चल रहा है ना, लोग कमियां नहीं बताते हैं, चापलूसी करते हैं और चापलूसी कर करके आगे बढ़ रहे हैं। और लोग जो चापलूस हैं उनकी कदर भी खूब हो रही है, क्योंकि वो भाई प्रशंसा करते हैं तो इसलिए उनकी कदर होती है। तो वही लेखक ने कहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। आगे कहते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, अब जिस ऐसी अवस्था मतलब दशा होता है, परिस्थिति होता है, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में जिस बात का भय रहता है वो क्या है भाई, क्या है, आचरणहीन हो जाना। अगर गलत व्यक्ति के संगत में आप चले गए तो आपका आचरण समाप्त हो जाएगा, आपका आचरण तबाह हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो जिस बात का भय रहता है, डर रहता है, उसका पता युवा पुरुषों, युवा मतलब जो 18 वर्ष के है उन्हीं की बात इसमें की गई। जो किशोरावस्था के लोग हैं उन्हीं की बात की गई। मित्रता कब ज्यादा लोग करते हैं भाई, किशोरावस्था पार करते हैं, जैसे इंटर या आप हाई स्कूल पार करते हैं तो आपको मित्रता करने की धुन सवार हो जाती है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जिस बात का भय रहता है कि हमारा आचरण चला जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसका पता, उसकी जानकारी जो युवक होते हैं, युवा पुरुष मतलब जो किशोर होते हैं, उनको बहुत कम रहता है, उनको बहुत कम रहता है। इसको आप कम कर लीजिएगा, काम नहीं कम रहता है। यानी उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हम गलत के साथ रह रहे हैं या फिर हम अच्छे के साथ रह रहे हैं, ये जानकारी ही नहीं होती है।
तो प्यारे बच्चे, मैंने एक बार व्याख्या आपको ठीक तरीके से आपकी भाषा में समझा दी है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हल करना प्यारे बच्चे, ठीक है? मैंने बताया कि इन प्रश्नों के उत्तर आपकी किताब में, आपके गद्यांश में ही दिए रहते हैं, कहीं अलग से ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार गद्यांश की व्याख्या कर ली है, तो आप आराम से बता ले जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने भी प्रश्न बने, अगर आपको गद्यांश की व्याख्या ठीक तरीके से समझ में आ गई, तो आप कर ले जाएँगे। बहरहाल आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सभी प्रश्न को लिखाऊंगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला जो है पूछा गया है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के लिए आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, मैं इस पाठ का संदर्भ आपको बताया दे रहा हूं, आपको इसी प्रकार संदर्भ छाप देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपके सामने है प्यारे बच्चे, आपको संदर्भ पेपर में आपके ऐसे ही लिखना है। पहला प्रश्न आपका रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अगर मित्रता से कोई गद्यांश इस पाठ से आया है, तो आप किस प्रकार संदर्भ लिखेंगे? सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे इस तरीके से और लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता। अब देख लीजिए, मित्रता मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और इन्वर्टेड कामा में भी लिखा है, तो ऐसे आप लिखिएगा, मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे और इन्वर्टेड कामा में, डबल कामा में लिख देंगे, उद्धरण चिन्ह में लिख देंगे, तो आपकी जो संदर्भ है आपका प्यारे बच्चे, वो पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। देख लीजिए, ऐसे ही आप में जितने भी गद्यांश इसमें पढ़ाऊंगा, आपको संदर्भ इसी तरीके से लिखना है प्यारे बच्चे, गलती नहीं करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है? आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अगर इस पाठ से कोई भी गद्यांश आ रहा है, तो आप ऐसे लिख कर आइएगा। यानी मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। बस इस चैनल को आप निरंतर फॉलो करते रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करते रहें। आप सभी के लिए नोट भी है, शेयर जरूर कर दें। 9 से 12 तक के सभी प्यारे बच्चे हिंदी की शेष तैयारी करने के लिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल, यूट्यूब चैनल से जुड़े। हमारी इच्छा सबको संपूर्ण शिक्षा। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपकी वैसे जानकारी के लिए बता दी गई है। संदर्भ आपको केवल इतना ही लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि संदर्भ लिखना आपको आ गया होगा। सभी गद्यांश का संदर्भ आप ऐसे ही लिखेंगे प्यारे बच्चे। आइए अब गद्यांश पर चलते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न था संदर्भ लिखने वाला प्यारे बच्चे, वो आपका क्लियर हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब दूसरा, जो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। आप प्यारे बच्चे ये ध्यान दे दीजिएगा कि रेखांकित का मतलब जिनके नीचे रेखा लगी होती है। सभी बच्चे ध्यान दें, रेखांकित का मतलब होता है पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, जिस शब्द के नीचे रेखा लगी हुई है उसको आपको करना है। हालांकि मैंने इसमें नीले से अलग भी कर दिया, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा। रेखा लगी होगी लेकिन एक ही रंग से लिखा होगा, काले से लिखा होगा। तो मैंने इसमें यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, यहाँ से लेकर के मान लेनी पड़ती है, यहाँ तक व्याख्या आपको करनी है प्यारे बच्चे। तो अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो तो सही है। व्याख्या करने से पहले प्यारे बच्चे, थोड़ा सा हम ये लिखते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की हमको व्याख्या करनी है। तो हम सब पहले लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी, फिर डैश डैश करेंगे, उसके बाद मान लेनी पड़ती है, इतना लिख देंगे एक लाइन में। और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे। अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं किस प्रकार से व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। और इस बार व्याख्या आप पूरी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको ठीक तरीके से बता रहा हूं और यही व्याख्या आप लिखकर भी आइएगा। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं प्यारे बच्चे, आप लिख लेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक व्यक्ति के संगत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, इतना आपको सब में जोड़ना पड़ेगा, बताते हुए कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, अर्थात तो अज्ञानी होते हैं, जिसे संसार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। दुष्ट की संगत हमें राक्षसों की भांति नीच और सज्जनों की संगत देवता के भांति ज्ञानी बना देती है। इसलिए थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे, इसलिए हमें अपने संगत का ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए, अब यहाँ आइए, लेखक आगे कहते हैं, हमारे लिए ऐसे लोगों का
साथ करना बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो इतना आपको करना था, इतना मैंने लिखा दिया है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सभी बच्चे सुन लेंगे। आपने लिखा है कि नहीं लिखा? अगर नहीं लिखा है तो लिख लेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और डैश करेंगे और लिख लेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक व्यक्ति के संगत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं, अर्थात अज्ञानी होते हैं, जिसे संसार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। दुष्ट की संगत हमें राक्षसों के भांत नीच और सज्जनों की संगति देवता की तरह ज्ञानी बना देती है। इसलिए हमें अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब तीसरा प्रश्न जो प्यारे बच्चे है, वो देखिए कितना कहा गया, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा। तो बिल्कुल आप इसी गद्यांश में देखिए, बुरा शब्द कहाँ आया, किन संगत, किसमें कहा, किस लाइन में कहा गया है कि लोगों, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। तो आप देखिए, इस लाइन में जब व्याख्या कर रहा था तब मैं बताया हूं आपको, और यही वही लाइन आपको उतार देनी है, कुछ नहीं करना है। इसमें लिख देना है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं या अधिक दृढ़ संकल्प वाले हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो कितने सरल तरीके से हमने देखा ना, जो 6 नंबर के प्रश्न थे उनको बहुत अच्छी तरीके से कर लिया हमने, संदर्भ भी देख लिया, व्याख्या भी कर ली और तीसरा भी प्रश्न कर लिया। आप देखिए 2025 में आया हुआ है, 2025 के पेपर में आया हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला ये पाठ। तो पहला गद्यांश हमने देख लिया प्यारे बच्चे, आइए चलते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ। प्यारे बच्चे, हम दूसरे गद्यांश पर आ गए हैं और इसको आप स्टार कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर बार पेपर में पूछा गया है। तो इसको आप स्टार कर लेंगे, 2020 में, 22 में, 23 में आया है, तो इस बार आने की पूरी संभावना, इसलिए इसको स्टार कर लीजिएगा। तो आइए दूसरे गद्यांश को भी हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो नीचे के दिए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो मैं पढ़ता चलूंगा, व्याख्या भी बताऊंगा, उसके बाद अंत में इन प्रश्नों को भी ठीक तरीके से हल करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे। दूसरे गद्यांश में कहा गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अब विश्वास पात्र मित्र मतलब भरोसे के योग जो मित्र हो, उससे क्या रक्षा रहती है? उससे जीवन की बहुत रक्षा रहती है या व्यक्ति की भारी रक्षा रहती है, ठीक है, बड़ी रक्षा रहती है। आगे लेखक कह रहे हैं कि जिसे ऐसा ऐसा मतलब कैसा भरोसे योग्य विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि उसे धन का भंडार मिल गया है। खजाना मिल गया मतलब धन का भंडार मिल गया है, यानी संसार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन भरोसा नहीं मिलता। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, 100 झूठे इकट्ठे हो तो एक सच्चा टूट जाता है, 100 झूठे इकट्ठे हो तो एक सच्चा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, 100 झूठे इकट्ठे हो तो एक सच्चा टूट जाता है। और भरोसा देने वाले, तसल्ली देने वाले तसल्ली देकर चले जाते हैं, मगर तसल्ली देने वाले तसल्ली देकर चले जाते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। तो इस संसार में सबसे महंगी जो चीज है प्यारे बच्चे, वो भरोसा है। और अगर भरोसे विश्वास पात्री मित्र मिल जाए, भरोसा करने वाला मित्र मिल जाए, तो आप ये समझें कि आपके जीवन का खजाना आपको मिल गया है, आप बहुत धनी व्यक्ति हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा, आशा मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों में, उत्तम संकल्प का मतलब हमारे अच्छे कार्यों में हमें दृढ़ करेंगे। दृढ़ मतलब मजबूत करेंगे, यानी अगर हम पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं तो जो हमारा भरोसे वाला जो अच्छा मित्र होगा वो हमें बिल्कुल अच्छी सलाह देगा कि हाँ तुम्हारी बोर्ड परीक्षा है इसलिए तुमको पढ़नी चाहिए। और बोर्ड जो आपका मित्र आपको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, वो आपके साथ छल कर रहा है, वो आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। तो
और क्या करेंगे, दोषों, दोषों मतलब क्या हो जाएगा, दोषों मतलब बुराइयों से, ठीक है, दोषों मतलब बुराइयों से, त्रुटियों मतलब गलतियों से हमें बचाएंगे। एक तो हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, सत्य, पवित्रता, पवित्रता मतलब आचरण कह सकते हैं आप, अच्छाई कह सकते हैं, गरिमा कह सकते हैं, हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई और हमारी प्रतिष्ठा, मर्यादा मतलब प्रतिष्ठा के प्रेम को पुष्ट करेंगे मतलब बढ़ाएंगे। जब बात हमारे सच्चाई की आएगी, पवित्रता की आएगी या हमारी प्रतिष्ठा की आएगी तो उसको प्रेम से और बढ़ाएंगे, अर्थात हम पर अपना सब कुछ अर्पित करेंगे, हमें हमेशा सन्मार्ग दिखाएंगे। आगे कहा गया है कि जब हम कुमार्ग, कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर, है ना, गलत पंथ पर, गलत रास्ते पर पैर रखेंगे, अब पैर रखने का मतलब जाएंगे, गलतियां करेंगे, आचरणहीन होंगे, तब वह हमें सचेत, सचेत मतलब प्यारे बच्चे सावधान करेंगे। कौन? आपका जो सच्चा मित्र है, आपका जो दोस्त है, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपको सावधान नहीं कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो स्वार्थी मित्र है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल चापलूस मित्र बहुत मिलेंगे। आगे कहा गया है, ले कहते हैं कि जब हम हतोत्साहित हों, हतोत्साहित मतलब घबरा जाएं। अब देखिए, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है तो इसमें बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना सारा हम कुछ कैसे पढ़ेंगे ना। तो जो अच्छे मित्र आपके होंगे वो आपको उत्साहित करेंगे। आपको डर लगेगा कि फेल हो जाएंगे, लेकिन वो आपका मित्र उत्साहित करेगा कि आपसे भी कमजोर छात्र पास हो गए, बस आपको एक बार मेहनत करने की जरूरत है, आप भी पास हो जाएंगे। तो जब हम घबराएंगे तो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे मतलब उत्साह प्रदान करेंगे। सारांश, सारांश मतलब अर्थ, सारांश मतलब अर्थ यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक, उत्तमता पूर्वक मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह मतलब जीवन व्यतीत करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। यानी मित्र से क्या क्या आशा रखेंगे भाई हम, कि वो हमें बुराइयों से, गलतियों से बचाएंगे, हमारे सत्य मार्ग पर हमारी, हमें प्रेरित करेंगे, हमारी सच्चाई, पवित्रता और मर्यादा की रक्षा करेंगे। जब हम गलत मार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सावधान करेंगे, जब हम घबराएंगे तो हमें उत्साह प्रदान करेंगे, अर्थात वे जीवन को व्यतीत करने के लिए हर प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। आगे कहा गया है, सच्ची मित्रता में उत्तम किसी, उत्तम वैद्य, उत्तम वैद्य मतलब जो अच्छा डॉक्टर होता है, एमबीबीएस जिसे आप कह सकते हैं। तो उत्तम, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ वैद्य के समान, निपुणता मतलब दक्षता, कुशलता, परख, परख मतलब मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। यानी इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो डॉक्टर होता है वो रोगी के लक्षण को देखकर उसकी बीमारी के बारे में बता देता है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वो चेहरे के हाव भाव से पढ़ लेता है कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। तो इसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, बात आई समझ में। आगे जो लेखक हम कह रहे हैं कि जो अच्छा मित्र होता है उसमें अच्छी माता के समान, माता के समान धैर्य होता है, सब्र जितना माता में होता है उसके समान धैर्य होगा। कोमलता मतलब सरसता, कोमलता मतलब सरसता। तो कहा गया है क्या होती है भाई सच्ची मित्र की विशेषता, कि उसमें सर्वश्रेष्ठ वैद्य के समान कुशलता होती है, अच्छी माता के समान धैर्य और सरसता होती है। कहा गया ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। जिस मित्र में इतने सारे गुण मिले जो मैंने अभी आपको बताए, अगर ऐसा कोई दिखाई दे रहा है तो ऐसी ही मित्रता आपको करनी चाहिए। जब तक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र आपको ना मिले तब तक आप दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए ही ना। इतने गुण देखने के बाद आप दोस्ती करें, आप कभी भी छल नहीं पाएंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, मित्र तो बना लेते हैं लेकिन मित्र के गुण के बारे में, मित्र के व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो प्यारे बच्चे, मैंने व्याख्या आपको सरल अर्थों में बता दी है। अब आइए, ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए इन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो आइए एक प्रश्न को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न कहा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो इसका मतलब संदर्भ ही है प्यारे बच्चे, इसका मतलब क्या है, संदर्भ ही है। तो संदर्भ मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, वही संदर्भ आप यहाँ लिख देंगे। को जो संदर्भ मैंने आपको बताया संदर्भ सेम रहेगा पूरे पाठ के लिए, तो संदर्भ आप यहाँ लिख देंगे कि संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
तो ये पहला जो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए यहाँ एक लाइन तो ऊपर रेखांकित लगी हुई है और एक यहाँ 2 लाइन नीचे, तो जिस पर रेखा लगी हुई है केवल उन्हीं की व्याख्या हमको करनी है। तो मैंने पूरी व्याख्या बता दी है। अब इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र लिख देंगे पहले, फिर डैश डैश करेंगे, फिर खजाना मिल गया। ठीक है, खजाना मिल गया लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिखेंगे अच्छी से अच्छी, है ना। एक लाइन ये लिख देंगे क्योंकि 2 बार आया तो 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। फिर अच्छी से अच्छी लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद प्रयत्न करना चाहिए, ये लिख देंगे इतना। और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या और लिखेंगे। कॉपी पेन से आप लिख लीजिए, बोर्ड परीक्षा में वही छाप आइएगा। थोड़ा सा अपने तरफ से आपको जोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी गद्यांश में बताया क्या जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत अंश में, गद्यांश नहीं कहेंगे, प्रस्तुत अंश कहेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, अब आ जाए लाइन पे, लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से जीवन की बड़ी भारी रक्षा रहती है। अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, अर्थात विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति को पग पग पर सचेत करता रहता है, सचेत करता रहता है। जिसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे धन का भंडार अर्थात खजाना मिल गया है। अब आइए नीचे, ये एक लाइन तो यहाँ तक कर दी हमने व्याख्या, अब यहाँ से करनी है। अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, आगे लेखक कहते हैं कि, आगे लेखक कहते हैं कि, यहाँ एक लाइन छूट गई है प्यारे बच्चे, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि होता है, तो उसको आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ खजाना मिल गया है, यहाँ एक लाइन आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि होता है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि होता है, अर्थात जिस प्रकार औषध व्यक्ति के रोगों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति के दुखों को नष्ट कर देता है। तो इतने की व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आएंगे, आगे लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य के समान कुशलता और परख होती है। जिस प्रकार वैद्य रोगी के लक्षणों को देखकर उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार मित्र भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर उसकी पहचान का पता कर लेता है। सच्चे मित्र में उत्तम, सच्चे मित्र में अच्छी से अच्छी माता के समान धैर्य और सरसता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं व्याख्या बता दे रहा हूं, आप सभी प्यारे बच्चे इस बार की व्याख्या लिख लेंगे। ठीक है, इस बार की व्याख्या क्या करेंगे, लिख लेंगे और यही आपको पेपर में छाप कर आना है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे प्यारे बच्चे। लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की बड़ी भारी रक्षा रहती है, अर्थात विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति को पग पर सचेत करता रहता है। जिसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाए उसे यह समझना चाहिए कि धन का भंडार मिल गया, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध होता है, अर्थात जिस प्रकार औषध व्यक्ति के रोगों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति के दुखों को नष्ट कर देता है। आगे लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य के समान कुशलता और सरस परख होती है। जिस प्रकार वैद्य रोगी के लक्षणों को देखकर उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार मित्र व्यक्ति के हाव भाव से व्यक्ति की पहचान कर लेता है। सच्चे मित्र में उत्तम माता के समान धैर्य और सरसता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी।
थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर की बात रहेगी। अब देखिए जो तीसरे नंबर पे आते हैं प्रश्न, उसमें से कोई एक प्रश्न आएगा, इसमें तो कई सारे प्रश्न दिए हैं, तो मैंने कहा है भाई आप जितने भी प्रश्न बन जाए आप कर ले जाओगे, चाहे 50 प्रश्न बन जाए अगर आपको व्याख्या ठीक तरीके से आ गई। तो अब देखिए हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो देखिए आप किस लाइन में आशा मिल रही है, तो यहाँ देखिए आशा मिल रही है, तो यहाँ से आप पूरा उतार देंगे, लिख देंगे हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। इतना आप लिख देंगे तो आपका जो ये उत्तर है वो पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। अब 3 का जो बी आप यहाँ देख सकते हैं, 3 के बी में पूछा गया है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की, तो ये जो एक लाइन छूट गई थी कि विश्वासपात मित्र जीवन की औषध है, तो इसमें आपको यही लिखना पड़ेगा लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना औषध से की है प्यारे बच्चे, आप लिख लीजिएगा लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना औषध से की है, ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। मित्र के कर्तव्य क्या हैं, तो मित्र के कर्तव्य क्या हैं, तो आप लिखिए लेखक के अनुसार मित्र के निम्न कर्तव्य हैं, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सावधान करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वह हमें उत्साहित करेंगे, सारांश यह है कि वह उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार की सहायता देंगे। यहाँ तक लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो कितने भी उत्तर बन जाए बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपका दूसरा भी जो गद्यांश था प्यारे बच्चे वो हम लोगों ने देख लिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं तीसरे गद्यांश की तरफ। तीसरा गद्यांश आप सभी के समक्ष है प्यारे बच्चे, और ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 19 में आया है, 20 में आया है, तो ये भी आप इसको स्टार कर लीजिएगा, ये भी इस बार पूछा जा सकता है 26 में। तो आइए पहले इसको हम पढ़ते हैं, पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद जो नीचे के दिए प्रश्न हैं इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले पढ़ते चलते हैं और साथ में व्याख्या करते चलेंगे। तो मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें, गुणों मतलब जिसकी अच्छाई या जिसमें जो भी गुण विद्यमान है हमारे मित्र में, तो उसकी तो हम प्रशंसा करें, तारीफ करें, यानी हमारा मित्र ऐसा है, हमारा मित्र बहुत शानदार है, हम उसके केवल गुणों की प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा पढ़ता है या लोगों का सम्मान करता है, लेकिन लेकिन जिससे हम स्नेह ना कर सकें। भाई प्रशंसा तो हम कर लें, लेकिन जब स्नेह दिखाने की बारी आए, जब उसे सम्मान देने की बारी आए, जब उससे प्रेम करने की बारी आए तो हम उससे दूर हो जाएं। तो मित्र उसे नहीं कहते कि जो आपके गुणों की प्रशंसा करे लेकिन अपने अंतरात्मा से आपको प्रेम ना करे, वो मित्र नहीं हो सकता। आगे कहते हैं लेखक कि जिससे तो हम छोटे छोटे अपने काम निकाले लेकिन भीतर ही भीतर मतलब मन के अंदर, घेरा मतलब नफरत करते रहें, यानी हम उससे अपने छोटे सारे काम निकलवाते जाएं, उसको खेत में ले जाएं, उसे अपना कोन किनारा बनवा लें, उसे खेत की सिंचाई करवा लें, है ना, उससे छोटे छोटे अपने काम से कॉपी लिखवा लें, सारे काम तो उससे करवा लें, लेकिन भीतर ही भीतर उससे इस बात की घृणा रखें कि ये मुझसे आगे जा रहा है, इसकी राइटिंग मुझसे अच्छी है, पढ़ने में मुझसे तेज है, इसके पास मुझसे साथ ज्यादा बहुत कुछ है, घृणा रखें, नफरत करें उससे, तो वो मित्र नहीं हो सकता। और आज देखिए दौर ही यही है कि लोग काम तो निकाल लेते हैं, स्वार्थ तो साध लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो आपसे घृणा भी करते रहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी है और इस जो जो संसार है ये स्वार्थ पर ही चल रहा है। तो ही लेखक कहते हैं कि मित्र वो नहीं हो सकता कि जिससे हम छोटे छोटे काम निकालें लेकिन हम भीतर ही भीतर उससे घृणा भी करते रहें, ठीक है। तो अगर कोई आपसे काम निकलवा रहा है, घृणा कर रहा है, तो आपका मित्र नहीं है। आगे लेखक कहते हैं कि मित्र सच्चे पथ पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चे रास्ते को दिखाने वाला, सच्चे रास्ते को दिखाने वाला होना चाहिए, हमेशा आपको अच्छाई की तरफ ले जाए, वही आपका कहा गया जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें, और भाई के समान होना चाहिए। यानी मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान स्नेह करने वाला तथा भाई के समान
भाई के समान प्रेम करने वाला होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र, प्रीति पात्र मतलब विश्वास के पात्र बना सकें, भरोसे के योग बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति मतलब दया की भावना, सात्विक प्रेम। सहानुभूति का आप ले लीजिएगा सात्विक प्रेम। हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसा सात्विक प्रेम होना चाहिए जिसमें एक के लाभ हानि को, लाभ हानि, लाभ मतलब नफा नुकसान या नुकसान नफा, जिसमें एक दूसरे के नुकसान और लाभ को दूसरा अपना नुकसान और लाभ समझे और उसके नुकसान और लाभ को हम अपना नुकसान और लाभ समझे, वो होती है मित्रता। यानी मित्रता के लिए क्या जरूरी है प्यारे बच्चे, कि मित्र का नफा नुकसान आपका नफा नुकसान और आपका नफा नुकसान आपके मित्र का नफा नुकसान। लेकिन आप देखिए, आप जो मित्र होते हैं वो मित्र के लाभ को तो अपना लाभ समझते हैं, लेकिन मित्र के नुकसान को कभी अपना नुकसान नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको केवल फायदे से मतलब होता है। आज की दुनिया बड़ी स्वार्थी। तो मित्र क्या है प्यारे बच्चे, मित्र वह है जो अपने मित्र के हानि लाभ को अपना समझे और अपने हानि लाभ को अपने मित्र का हानि लाभ समझे, वो मित्र सच्चा है। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए है आवश्यक, आवश्यक मतलब जरूरी, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसमें लेखक कह रहे हैं कि दो मित्र जो है प्यारे बच्चे, वो जरूरी नहीं है कि एक प्रकार के ही हों और एक ही प्रकार के काम करते हो। यानी किसी को अगर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं कि भाई दूसरे मित्र को भी भाई क्रिकेट खेलना अच्छा लगे। जरूरी नहीं कि एक अगर दोस्त को भाई पार्क घूमना या पढ़ना पसंद है तो दूसरे को भी पढ़ना ही पसंद हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीजें जरूरी नहीं है। मित्रता के लिए जो आदत है, इच्छा है, वो जरूरी नहीं है प्यारे बच्चे। आगे कहा गया है कि प्रकृति, प्रकृति का मतलब आप आदत कह सकते हैं। आदत और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। मित्रता के लिए क्या जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि भाई दोनों मित्र एक जैसे हों, एक काम करते हों। ये भी जरूरी नहीं है कि उनकी आदत और उनका आचरण आपस में मिलता हो, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि लेखक कहते हैं दो भिन्न भिन्न प्रकृति मतलब आदत वाले, दो भिन्न भिन्न प्रकृति आदत वाले मनुष्यों में बराबर प्रीत और मित्रता रही। जैसे आपने सुना होगा भाई, राम क्या थे, राम धैर्यवान थे, है ना, राम धैर्यवान थे। और लक्ष्मण क्या थे, लक्ष्मण तो भाई उग्र थे, तुरंत गुस्सा हो जाते थे। लेकिन जब दोनों में मित्रता की बात आई है तो क्या बढ़िया मित्रता निभाई है। पंचवटी के सामने पूरी रात जागा करते थे लक्ष्मण, और जब जब राम पर विपदा आई सबसे पहले उन्होंने खुद को आगे किया है। ऐसे आपने कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती सुनी होगी। कर्ण जो है वो बहुत शानदार व्यक्ति था, बहुत उदार, बहुत दानी। दुर्योधन उतना बड़ा पापी था। लेकिन आप देखिए इन दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई। बहुत बार कृष्ण कर्ण से बोले कि तुम असत्य की तरफ खड़े हो, तुम गलत की तरफ खड़े हो, तुम आ जाओ सत्य की तरफ। तो कर्ण ने कृष्ण से कहा था, भाई आप जिस तरफ खड़े हैं जीत उसी तरफ की होनी है, लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप जिनका साथ दे रहे हैं वही लोग मुझको सूत पुत्र कहते थे, दरिद्र पुत्र कहा करते थे, मेरा अपमान किया करते थे। दुर्योधन ने मुझको सम्मान दिया था, मैं उस मित्र को कभी छोड़ नहीं सकता हूं। तो इस प्रकार भी मित्रता हो सकती है। आप देखिए किसी भी परिस्थिति में, हालांकि कर्ण उसी में मारे भी गए, लेकिन उन्होंने अंततः दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। तो यही इसमें बताया गया प्यारे बच्चे कि दो अलग अलग आचरण वाले व्यक्तियों में भी बराबर मित्रता और प्रीत रही है। तो मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि जैसा काम करें, मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि आदत एक जैसी हो, आचरण एक जैसा हो। यानी कोई ईमानदार है तो जरूरी नहीं कि ईमानदार ही दूसरा उसका मित्र हो। बस वो मित्रता के धर्म को निभाए कि भाई मित्र के साथ खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मित्र को हम सुमार्गी करेंगे, अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे। मित्र जब हतोत्साहित होगा तो हम उसको उत्साह प्रदान करेंगे। ये मित्र के धर्म को निभाए, बाकी आचरण वांछनीय चाहने योग्य नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब आइए नीचे के जो प्रश्न दिए हुए हैं प्यारे बच्चे, इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है संदर्भ। मैंने संदर्भ आपको बता दिया है पहले ही गद्यांश में, इसीलिए वही आपको पूरे पाठ में लिखना रहेगा। अगर संदर्भ पूछ लिया गया तो पूरे पाठ में आप वही संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
अब दूसरी जो बात है प्यारे बच्चे, दूसरी बात रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए हमारे और हमारे यहां से लेकर मित्रता रहित तक करना है। तो व्याख्या से पहले हम जहां से जहां तक की व्याख्या करनी होती लिख लेते हैं। तो आप भी लिख लेंगे हमारे, हमारे लिख देंगे और उसके बाद एस करेंगे और उसके बाद मित्रता रही है, फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो एक बार मैं व्याख्या समझा देता हूं, दूसरी बार की व्याख्या आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा अपने तरफ से हम जोड़ते हैं ना। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि हमारे और हमारे, यहां से शुरू करेंगे, लेखक कहते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, अर्थात सात्विक प्रेम होना चाहिए। ऐसा, थोड़ा सा जोड़ेंगे, ऐसा स्नेह जिसके द्वारा एक मित्र अपने मित्र के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे। आप लिख देंगे। उसके बाद आगे कहा गया मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि मित्र एक ही प्रकार के काम करने वाले हों या एक ही इच्छा के हों। आगे ये भी कहते हैं कि मित्र के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि एक जैसे आचरण वाले हों, क्योंकि मित्रता के लिए आचरण और प्रकृति महत्वपूर्ण नहीं है। दो अलग अलग मनुष्यों में भी बराबर मित्रता और प्रीत रही है। तो एक बार की व्याख्या मैंने आपको बता दी, इस बार की व्याख्या मैं आपको बता देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। व्याख्या को लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति अर्थात सात्विक स्नेह होना चाहिए, वह भी ऐसा स्नेह जिसके द्वारा वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें। यही सात्विक प्रेम की वास्तविकता है। आगे लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करने वाले हो और ही एक ही इच्छा वाले हों। आदत और आचरण की समानता भी मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग आचरण वाले मनुष्यों में भी प्रीत और मित्रता हो सकती है, प्रीत और मित्रता हो सकती है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आपको केवल एक प्रश्न करना होता है, लेकिन अब अगर आपको व्याख्या समझ में आई होगी तो बड़े आराम से आप 50 प्रश्न भी बन जाए आप कर ले जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो बताइए। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा हमारे और हमारे, यहाँ पूरा लिख देना पड़ेगा, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यहाँ तक लिख देंगे और आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा। तो आपके गद्यांश से ही रहता है, बहुत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप समझ गए तो आराम से लिख ले जाएंगे। आगे प्रश्न कहा है मित्र किसे कहते हैं, बताइए मित्र किसे कहते हैं। अब मित्र आप तभी बता पाएंगे जब आप पूरे व्याख्या को सुने होंगे। तो इसका उत्तर लिख लीजिए प्यारे बच्चे, लिखिए जो हमारे प्रति सच्ची सहानुभूति रखता है, अर्थात जो हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझता है, उसे ही मित्र कहते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर जो है प्यारे बच्चे वो पूरा हो जाएगा। अगला पूछा गया सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो इसका लिखिए प्यारे बच्चे, लिखिए सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक और प्रेम करने वाले भाई के समान होना चाहिए। क्या लिखेंगे, सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक और प्रेम करने वाले भाई के समान
होना चाहिए। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा और इस प्रकार ये भी गद्यांश आपका बहुत ठीक तरीके से आपने कर लिया प्यारे बच्चे। तो 3 गद्यांश हमने कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए हम आज 3 ही गद्यांश देखेंगे। कल जो है 4, 5, 6 गद्यांश हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 3 गद्यांश आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। बस आप सभी से निवेदन है कि प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। खुद देखें, 10 दोस्तों में ज़रूर बताएँ क्योंकि आप सभी के लिए बहुत मेहनत की जा रही है और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनवाया जाए, आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से की जाए। तो आप सभी मेरी फैमिली हैं, आप सभी से निवेदन है प्यारे बच्चे कि आप वीडियो को खुद देखें, दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें और आप तक मिले आपके सहयोग सपोर्ट के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अगले पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ मित्रता के। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।